देश में विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं और कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले जाने वाले हैं जहां के कई परिवार के सदस्यों को आज भी सड़क से जुड़ने के लिए इस नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। अठारह 1890 का ये बसा हुआ गांव है और आज तक यहाँ पर कोई जो है सड़क की सुविधा नहीं है। कितने दिन बच्चे बग भी गए हैं, कहते हैं हम पकड़ते हैं तो रपट जाते हैं। कभी एक गर्भवती महिला को हम ले गए थे तो उसको हम चरपाई में लिटा के ले गए थे नदी के ऊपर से। हमारी जो बाइक है कम से कम 200 मीटर नीचे दूर बह गई वो। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी जगह शादी हुई, माँ बाप ने भी पता नहीं कैसी जगह दे दिया। लड़कियां देने भी डरते हैं, यहाँ शादी तो हो रहे हैं। 3-4 साल पहले एक हमारे शिक्षक साथी थे हरकीश जी, ऊपर साइड से कहीं से बहते हुए इधर यहाँ पर रुक पाए वो बड़ी मुश्किल से। तो हमारे साथ अचानक एक भेड़ भी हुई है, हाथी के साथ भेड़ हुई है, शेर के साथ भेड़ हुई है। काम हल करके जाते हैं, हाँ ऐसा करेंगे, हाँ वैसा करिए, आखिरी में कुछ भी नहीं करते। आपकी घोषणा की अखबारों की कटिंग हम आपको भेज देंगे जिनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धापला मोटर मार्ग का निर्माण हम करवाएंगे। नदी पार करके ये जो शिक्षिका हमें मिली हैं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कितनी दिक्कत आपको होती है इस नदी को पार करके बच्चों को पढ़ाने जाने में? मैम हमको बहुत दिक्कत होती है। मैं 20 सालों से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ का रास्ता अभी तक सही नहीं बना। बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पैदल जाना पड़ता है, चलने में 2 किलोमीटर है यहाँ से पैदल। और जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है फिर किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? हाँ, फिर भी ऐसे जाना पड़ता है मैम, रुक के थोड़ा देर, थोड़ा कम हुई तो फिर जाते हैं। पूरा पैदल आप क्रॉस करते हैं? हाँ, गांव वाले थोड़ा वो मदद करते हैं, फिर वो पार कराते हैं अगर ज़्यादा ही आ गई तो। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? हमारे स्कूल में 29 बच्चे हैं अभी प्राइमरी में। 29 बच्चे पढ़ते हैं। तो आप हमेशा इसको क्रॉस करके जाती हैं और जब पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तो भी आप इसी क्रॉस तो भी जाते हैं हल्के। आप यहाँ क्या करते हैं इस गाँव में? मैं यहाँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धापला में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 10 सालों से यहाँ पर कार्यरत हूँ। और इस बीच में जो ये ढापला है, आने जाने में बरसात में इससे बड़ी परेशानी होती है। कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई आपको कि बहुत ज़्यादा टफ पड़ गया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाने जाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, क्योंकि रोज़ आप नदी को क्रॉस करते हैं। जी, बिल्कुल जंग से कम नहीं है। यहाँ पर 3-4 साल पहले एक हमारे शिक्षक साथी थे हरकीश जी, अभी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। वो एक बार यहाँ ऊपर साइड से कहीं से बहते हुए इधर यहाँ पर रुक पाए वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उन दिनों नदी जो है यहाँ पर उसका लेवल थोड़ा ऊपर को था, तो तब बड़ी मुश्किल से उनके बह गए पूरे। और जब बरसात होती है तो हम लोग तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल जाते हैं या बड़ी मुश्किल से। पिछले बार की बात है, हमारी जो बाइक है कम से कम 200 मीटर नीचे दूर बह गई वो, और कम से कम 8-10 नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जान माल का नुकसान तो है ही है, सामान भी साथ साथ। हाँ, सामान भी साथ साथ। हर बरसात में 1-2 जोड़ी चप्पल और जूते जो है बहते रहते हैं यहाँ। फिर वो क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से विकास के दावे हो रहे हैं, अगर यहाँ हम कंडीशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा बदतर नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? अब क्या करें, ये परेशानी तो है ही मैडम। ये नदी पार करना जो है सबसे टफ है। अगर इसमें कोई झूला पुल या कोई अन्य चीज़ बन जाती तो थोड़ा आसान सबके आसान होता है। तो अभी हम मौजूद हैं कालाडूंगी विधानसभा के धापला गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है धापला का।
आपको बता दें कि देखिए गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ये स्कूल जो है 10वीं तक है। इसके बाद अगर पढ़ाई करनी है तो आपको फिर वही रास्ता क्रॉस करके जाना होगा काला ढूंगी, वहाँ के स्कूल में आपको शिक्षा लेनी होगी। तो 10वीं तक तो बच्चे यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर या तो शिफ्ट होना पड़ता है या फिर जिनके परिवार की कमाई उतनी नहीं है उन बच्चों को जैसे तैसे जान जोखिम में डालकर आगे की पढ़ाई के लिए नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है या फिर वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस गांव की ग्राम प्रधान पुष्पा। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है और क्या कुछ समस्या यहाँ पर है। ये यहाँ पे बहुत ही समस्या है। ग्राम धापला और काला ढूंगी से ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। काला ढूंगी यहाँ की मेन मार्केट है। मगर यहाँ पे 1850 का ये बना हुआ गांव है। यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है सबसे पहले तो, और रोड की वजह से यहाँ लोगों को दिक्कतें आती हैं। जैसे बरसात में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं गर्भवती महिलाओं को, और कोई अगर बीमार है तो उसके ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। और हमने सरकार से बहुत बार गुहार लगाई है कि यहाँ पे अभी हम लोग ने रोपवे का भी किया था, तो वो भी फॉरेस्ट विभाग ने उसमें रोक लगा दी है कि जंगल कट रहे हैं या पेड़ कट रहे हैं। तो अगर वो बन जाता तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें अभी बरसात में जो है समस्याएँ हल होती। तो अब जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम लोग को नदी मतलब तैर के जाना पड़ता है। गाड़ी वालों को भी, गाड़ियाँ भी उसमें कितनी, अभी 1 साल पहले मैं गई थी अपने मायके लखनऊ, तो उसमें भी हमारी गाड़ी उस टाइम बहुत निहाल नदी आई थी रक्षाबंधन के टाइम पे पिछले साल, तो हम भी फंस गए थे उसमें, हमारा परिवार भी फंसा था। और यहाँ पे स्कूल है तो जो अध्यापक आते हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत है। बच्चों की पढ़ाई का, भविष्य का बहुत इसमें वो हो रहा है और उनको भी दिक्कत होती है आने जाने की समस्या। गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से लेके जाते हैं, उसकी थोड़ी प्रोसेस बताइए आपकी। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी हो गई तो गर्भवती महिला को किस तरीके से लेके जाते हैं? अब वो निहाल नदी में तो उसको गाड़ी में ले जाएंगे नहीं। तो एक बार ये समस्या आई थी कि गर्भवती महिला, ये बरसात के टाइम में, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वहीं रुकने को बोला है। काला ढूंगी में कोई रिलेशन या कोई कमरे में पहले ही आप चले जाओ। हाँ, पहले ही आप चले जाओ। वहाँ हॉस्पिटल से भी आया था यही ऑर्डर कि आप लोग भेज दीजिए। और अभी 2 साल पहले हुआ था कि एक गर्भवती महिला को हम ले गए थे, तो उसको हमने चरपाई में लिटा के ले गए थे नदी के ऊपर से, क्योंकि अगर हम उसको गाड़ी में बैठाते तो झटके लगते तो दिक्कत होती है, तो हम उसको चरपाई में ले गए। कितने लोग लगते हैं इस काम में? अगर मान लीजिए चारपाई से आप लेके जा रहे तो कितने लोग जाते हैं यहाँ से? अब उस टाइम तो 10-15 लोग थे, पूरे 15 क्या काफ़ी लोग थे, पूरे गांव के भी छोड़ने आए थे। काफ़ी हो गए होंगे, 30-40 लोग थे हाँ, मतलब सभी लोग थे। और फिर हम लोग उसको लेके गए वहाँ चरपाई में, फिर वहाँ इसको पार करा के, गाड़ी को पार करा के, फिर अब इतने झटकों से उसके 15-20 मिनट में डिलीवरी हो गई थी। मतलब ऐसा यहाँ का रास्ता है। और अगर कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा अगर बीमार है, तो वहाँ जाने तक तो इंसान का दम ही चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तो आज तक कोई छोटा मोटा ऐसा भी नहीं कि कोई एक छोटा सा अस्पताल या फिर कोई दवाइयों की सुविधा यहाँ पर कर दी जाए, वो भी कुछ नहीं है? ना, अभी कुछ नहीं। हमने एएनएम सेंटर के लिए भी दिया था कि यहाँ पे कोई एएनएम सेंटर खोला जाए, जिससे बरसात में किसी को दिक्कत आए तो हम वहाँ दिखा सकते हैं। तो उसकी भी कोई वो नहीं हुई अभी तक। पूछा तो गया था हमसे कि जगह के बारे में पूछा गया था, तो वो भी नहीं खुला है अभी। ऐसा कुछ नहीं। और किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है? और इस समस्या ये कि जैसे यहाँ स्कूल में है, तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल हमारा 7:30 बजे का है। तो ये रास्ते की वजह से टीचरों को भी दिक्कत होती है। तो 7:30 बजे जो टाइमिंग है, उसके 1 घंटे बाद, कभी 1.5 घंटे बाद टीचर यहाँ पहुँचते हैं। अब वो बरसात आ रही तो उनको भी दिक्कत है आने जाने में। हाँ, रुकना पड़ता है। और नदी आई है तो उसमें भी दिक्कत है, कितने टीचरों को चोट लगती है आने में, जैसे गाड़ी से निकाल रहे हैं। और अभी 1-1.5 साल पहले एक जूनियर स्कूल के जो टीचर थे, हरिकेश सर जी, वो भी इसमें बहे हैं। और अभी पिछले साल हमारे पड़ोस में ही बारसी थी, तो एक पंडित जी आए थे, प्रमोद पंडित करके, काला ढूंगी, और वो भी बह गए थे। इतनी तेज मतलब नदी का बहाव होता है बरसात में।
ये अभी 1 साल हो गया उनका। हाँ, ये स्थिति है। अच्छा, विधायक साहब आए हैं कभी यहाँ, फेरा डालने कभी आते हैं? विधायक साहब हाँ 1 बार आए हैं यहाँ पे, और उनसे तो काफ़ी हम बोल चुके हैं यहाँ के लिए। तो वो यही है कि 5 साल बाद यहाँ वोट मांगने आ जाओ, फिर कोई सुध नहीं है इस गांव की, उसके बाद भूल जाओ। हाँ भूल जाओ बस। और जो बच्चे, जैसे कि आपने कहा 10वीं तक ही यहाँ पे स्कूल है, क्योंकि हम भी विजिट कर रहे हैं, तो उसके बाद बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, छोड़ देते हैं? बच्चे पढ़ाई क्या करते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। अब जैसे लड़कियां हैं, वो तो किसी रिलेशन वाले कोई रिश्तेदार है उसके यहाँ रुकती है, हाँ रुक जाती है। 1-2 साल की पढ़ाई वैसे होती है। अब लड़कों का है, वो कभी गाड़ी से कभी पैदल। अब ये है कि लड़कियों को अकेले भेज भी नहीं सकते हैं माँ बाप ऐसे रास्ते में, दिक्कत है। हाँ, जंगल का रास्ता है, अब क्या उनके साथ दुर्घटना हो जाए। तो लड़कियाँ किसी के यहाँ रहती है 2 साल, अगर उनको इंटर करना है, BA करना है, तो किसी के यहाँ रखेंगे या अपना कमरा लेके रहते हैं। आपके द्वारा क्या क्या विकास के काम यहाँ किए गए अभी तक लोगों के लिए? अभी पिछली बार हम लोग ने थोड़ा आपदा का राशन वगैरह सरकार से गुहार करके बंटवाया था, और ये रोड के लिए भी किया गया है, रोपवे का किया है। अभी हमने रोपवे के लिए भी हम वहाँ देहरादून तक चले गए हैं कि करा जाए, तो उसमें भी अभी ये बनने वाला था, अप्रैल में काम शुरू हो गया था यहाँ पे। तो उसमें भी फॉरेस्ट विभाग ने रोक लगा दी। फिर वो रेंज ऑफिस गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, आप शुरू कर दीजिए काम। मगर जो यहाँ के रेंजर थे उन्होंने बोला लिखित रूप में दीजिए, तो उन्होंने लिखित रूप में दिया नहीं, तो वो भी टल गया। अभी सितंबर से, अभी अक्टूबर में, ये अप्रैल से अक्टूबर में कह रहे थे, अब उसमें भी कुछ हो रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि ये रोपवे अभी अक्टूबर में इसका काम शुरू किया। हाँ, रोपवे बन जाए तो ये बरसात में जो हम लोग को दिक्कत होती है, बहुत बरसात में तो ये मेरे जून से लेकर के सितंबर तक ये जलमग्न रहती है पूरी नदी, और आने जाने में भी लोगों को दिक्कत है। हमारा तो मतलब रोज का ही काम बाजार का है, तो हम ही लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से हम गाड़ी में उतरेंगे, फिर नदी में पैदल रास्ता चलना है, फिर आगे गाड़ी लेके जाना है। कितने दिन गाड़ी फंस जाती है तो पैदल जाओ। डबल इंजन की सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विकास के दावे तो किए पर दिख नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार विधायक जी यहाँ पे आए और देखें कि हम लोग कैसे, अभी आप लोग भी आए तो देखा ही होगा आप लोग ने किस तरीके से आए हैं, कितनी दिक्कत है यहाँ पे। और आप अभी आ रहे हैं, हमारे तो ये रोज़ का ही है, रोज़ हमको जाना है। अब कोई भी बाज़ार का काम है, हमारी मेन मार्केट वही है, यहाँ पे कोई वैसा सामान भी नहीं मिलता है रोज़मर्रा का। रोज़मर्रा के सामान के लिए हमको बाज़ार जाना है। अगर तेज़ बारिश आए, कैसी आई, वो हमको जाना ही है, चाहे हम डूब के जाए, जैसे जाए। विधायक महोदय जी से ये कहना चाहते हैं कि पहले यहाँ आके सुध लें, और ये जो रोपवे का काम है उसको जल्द से जल्द शुरू कराएं। ठीक है, शुक्रिया बात करने का। धन्यवाद। तो मेरे साथ यहाँ पर धापला की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। सबसे पहले अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम गंगा देवी है। क्या दिक्कतें यहाँ पे आपको हो रही हैं और कब से रह रहे हो आप? तो मुझे लगता है स्टार्टिंग मेरे को तो करीब 30-35 साल हो गया है। 35 साल से हाँ, यहाँ है। क्या दिक्कत फेस कर रहे हो, क्या दिक्कत लग रही है? दिक्कत सब कुछ की है, रास्ते की दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने की ज़्यादा समस्या है, आने जाने की परेशानी तो रोज़ की है। ये पढ़ाई की ज़्यादा है, पढ़ाई की ज़्यादा। छोट अब तो 10 तक है ना, यहाँ 10 तक से स्कूल नहीं है यहाँ, तब से बच्चों की परेशानी हो जाती है। जंगल का रास्ता है, हाथियों को डर लग रही है, शेर बाघ सभी ठहरा काला डूंगी से यहाँ तक 8 किलोमीटर रास्ता है हमारा ये। जब तक बच्चे घर में नहीं आते हैं तब तो चिंता ही रहती है, कहाँ शेर बाघ जंगल ठहरा, नहाल में बगने का डर भी है आजकल। कितने दिन बच्चे बग भी गए हैं, कहते हैं हम पकड़ते हैं तो रपट जाते हैं, कभी ऐसे भी बोलते हैं बच्चे मेरे। तो इसी समस्या ज़्यादा है, और कुछ समस्या नहीं है। यहाँ खान पान बहुत अच्छा है, सुंदर जगह भी है, यहाँ ठंडी जगह भी है। अगर सड़क बन जाए तो फिर कैसा? बहुत बढ़िया हो जाए सड़क। हम सड़क के लिए तो लड़ाई है हमारे, और कुछ नहीं है। हमने कहा हमारे लिए रास्ता बना दो, इससे जो भी विधायक आता है हम ऐसे ही कहते हैं, हमने हमारे रोड बना दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का परेशानी है, नई शादी बरात आते हैं तो वो भी परेशान रहते हैं। बहुत पहले कहते हैं बाप रे कैसे, लड़कियां देने भी डरते हैं यहाँ, शादी तो हो रहे हैं, यही कहते हैं बाप रे वहाँ तो रास्ता ऐसा है, क्या होगा कैसा होगा। फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है उनको भी यहाँ आने जाने की। भाई इतनी बात है, और रास्ता हमारा ज़रूर होने चाहिए। हमारी और दरख्वास्त यही है कि सरकार से कि हमारा रास्ता बन जाए, इससे और कोई चीज़। अस्पताल भी नहीं है हमारे यहाँ, जब भी बच्चे होते हैं हमारे यहाँ परेशान हो जाते हैं। यहाँ जब खटिया में काला ढूंगे ले जाते हैं,
अब तो थोड़ी बहुत पहले से गाड़ी हो गया, गांव के गाड़ी जाते हैं। पहले से यहाँ गाड़ी भी नहीं थी, खटिया में ले जाते थे काला ढूंगी तक। हमारा जेठ जी को शेर ने काटा, सारा गांव वाला आ गया, यहाँ से हल्द्वानी पुजाए खटिया में, काला ढूंगी ले गए, फिर वहाँ से हल्द्वानी ले गए, शेर ने काट दिया था उनको। खेती का कितना नुकसान करते हैं जंगली जानवर? सारे उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। खेतों में हम ये मेहनत करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। कहीं बंदर हैं, हाथियाँ हैं, सुंगर है, सब चीज़ उनका ही है। हमारा खाली एक रहना खाना, गांव में रहना, बस। पानी की दिक्कत है हमारे, बहुत परेशानी। जब से नई नल आए हैं तब से मिला है हमें अच्छा पानी। पानी तो पहुंच गया पर सड़क नहीं आई। सड़क नहीं आई, सड़क आना पहला है। अब पानी तो आ गया, पानी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क की दरख्वास्त है सरकार से कि हमारे यहाँ रोड हो जाए, हमारा बच्चों का भविष्य सुधर जाए। बस बच्चों का भविष्य है तो सब कुछ है, बच्चों का भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है नहीं है। बताओ तुम भी हैं? हाँ भैया, ये सबसे बड़ा तो यही है, गांव में रोड होना, स्कूल होना, अस्पताल होना। अब नई बहू है, हमने तो जो भी झेल दिया। नए बच्चे कहाँ झेलेंगे? कमरा ले रखा है बाज़ारों में, लोगों किसके पास है नहीं है। गांव में रहते हैं, कोई सरकारी नौकरी वाला थोड़ी क्या है, हम खेती से ही करते हैं, हमारे में कोई नौकरी वाला नहीं है। वही टमाटर लगाए हमने, अनाज हमारा गेहूँ धान होते हैं, बस उसी से चलता है हमारा। जानवर खा जाएंगे तो हाँ, बचेगा क्या? बचा ही नहीं है। गेहूँ धान आप सुंगर वो आने लग गए हाथी, लोगों ने एक किनारे दोनों किनारे खा दिए सारे। थोड़ा बीच से बचे हैं, इनको भी जब खाते हैं बस हो गया। हम ऐसे ही रहते हैं गांव में। मतलब ऐसा है कि जानवरों के लिए लगाया जा रहा है बस, सब कुछ जानवर के लिए है। अपना नाम बता। मेरा नाम भावना देवी है। और क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही है, फिर जो बता रहे हैं, दीदी ने बता दिया है, रोड की परेशानी है हमको। बच्चे यहाँ से बाहर भेजने पड़ते हैं हमको। लड़कियों का तो बहुत ही परेशानी ठहरी। आजकल का साल समय इतना ख़राब है, सबको ही पता है। पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं लड़कियों को या फिर पढ़ाई बंद? ना, भेज रखी है, अपने पौड़ी के वहाँ भेजा है मैंने। हाँ, यहाँ से कहाँ अकेले क्या भेजा जाए? हाथी है, बाघ है, शेर है, और लड़के तो जैसे कैसे चले ही जाते हैं। लड़कियों के लिए बहुत परेशानी है यहाँ। इंटर तक स्कूल हो जाता, वो भी अच्छा ही था हमारे वहाँ। और एक हमको वो चाहिए, रोड चाहिए, और अस्पताल भी चाहिए हमको। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो महिला जिन्होंने वो प्रताड़ना भुगती है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे गर्भवती महिला को यहाँ से अस्पताल लेकर जाया जाता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मैम, मैं ममता हूँ और मेरा मायका वैसे हल्द्वानी का है। शादी मेरी यहाँ धापला में हुई है। 23 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो मैम मेरी पहली डिलीवरी हुई तो अब ससुराल में मेरे सास ससुर ना होने के कारण मुझे मायके छोड़ दिया गया था। यहाँ रास्ता स्थिति ऐसी थी तो वहाँ पे मेरा बेटा हुआ था तो रहा नहीं वो तो खैर। उसके बाद मेरी दूसरी डिलीवरी हुई, वो भी यहाँ से गाड़ियों की ऐसी दिक्कत हुई तो झटके मुटके में जा जो के मेरी काला ढूंगी में डिलीवरी हुई। तो वहाँ पे बेटी मेरी हुई तो बेटी भी मेरी नहीं रही। उसके बाद फिर मेरी तीसरे नंबर की फिर मेरी बेटी हुई तो मैम 10 दिन मैं यहाँ पीड़ित में रही, दर्दों में। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ले जाने की जब अथाई हो गई तो यहाँ से फिर काला ढूंगी से हमने एक आरिफ भैया है हमारे पिकअप वाले, अच्छे हैं वो, मतलब व्यवहार उनके साथ अच्छा है। गाड़ी की सुविधा ना होने के कारण काला ढूंगी से हमने पिकअप बुलाई बुकिंग पे, तो वो निहाल पार आई भी थी। तो शुक्रवार का दिन था, यहाँ से मुझे ले जाया गया बरसात का यही 31 अगस्त को। पैदल यहाँ से ले जाया गया मैम, और गांव के लोग भी काफ़ी लोग आए थे पीछे से। और फिर वहाँ हॉस्पिटल में तो खैर मेरी जेठानी बैठी है यहाँ पे, ये आई थी साथ में मेरे। तो यहाँ निहाल नदी में तब इस वक्त इतना पानी था, मैं इतनी दर्द से जूझ रही थी। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी जगह शादी भी, माँ बाबा ने भी पता नहीं कैसी जगह दे दिया, और अब क्या मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी, ऐसा मुझे उस वक्त लग रहा था। तो चलो ऊपर वाले ने का आशीर्वाद था, सही तरीके से फिर निहाल पार करके पैदल ही गई, पानी में चल के, इतना पानी था कमर तक। फिर निहाल पार से मुझे पिकअप पे रखा गया, वहाँ से फिर काला ढूंगी ले गए, काला ढूंगी से फिर रेफर करा हल्द्वानी जाके मेरी बेटी हुई। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी है। मेरे बाद से फिर एक और ऐसी स्थिति आई, उसको खाट पे ले जाया गया। वो अभी इस वक्त उनका परिवार यहाँ पे है नहीं, बाहर शिफ्ट है। तो मैम इस तरीके की कई परेशानियाँ यहाँ हैं। और बाहर के लोग देखो, बोर्डों का टाइम आता है, बोर्ड मांगने आते हैं। हम लोग वोट के अधिकार तो है, लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ। सब बोलता है कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई यहाँ को पलट के नहीं देखता है।
और मेन हमको परेशानी है, रोड की परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, बच्चों की पढ़ने लिखने की परेशानी है। अभी मेरे 2 बच्चे बाहर गए हुए हैं, एक BA फर्स्ट ईयर कर रही है, एक इंटर कर रही है। इंटर करने वाली लड़की को अभी मायके पे छोड़ा गया है और BA करने वाली लड़की को कमरा लेके वहाँ रखा गया है। बच्चों से दूर भी रहना पड़ता है। मजबूरन बच्चों से दूर रहना पड़ता है। अगर यहाँ सुविधा होती, चलो स्कूल ना भी था, कॉलेज ना भी था, रोड अगर पक्की होती तो हम अपने बच्चों को स्कूटी, गाड़ी, कुछ भी सुविधाएं देके यहाँ से हमारे बच्चे काला ढूंढे आना जाना करके पढ़ाई कर सकते। बच्चों को खर्चा भेजने के पीछे कितना संघर्ष आप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बाहर? हाँ मैम, होता ही है, फिर करना ही पड़ता है। अब क्या करें, यही खेती बाड़ी है, जैसे कैसे गुजारा कर ही लेते हैं। यही है हमारी यहाँ परेशानी मैम। और अभी बात जैसे मैम ने बताई गैस सिलेंडर की, इतना महंगा तो सिलेंडर हो ही रहा, ऊपर से हम लोग 1,000 रुपये में सिलेंडर भर रहे हैं, 100 रुपये गाड़ी वालों को दे रहे हैं। और तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में गैस की गाड़ी आ जाए तो सुविधा मिल जाए, रोड हो जाएगी तो फिर रोड हो जाए और ये सुविधाएँ हमको गाँव में मिल जाए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पूर्व ग्राम प्रधान। बातचीत इनसे कर लेती हूँ और जानती हूँ कि इतने संघर्ष के साथ किस तरीके से यहाँ के लोग जी रहे हैं, कितनी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं सर, और कैसे आप लोग इतने संघर्ष के साथ जी रहे हैं। यहाँ पर तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मैं योजनाओं के लिए जगह जगह गया, जैसे PWD विभाग है, सिंचाई विभाग है, और यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि भी आए, जैसे विधायक जी आए, जब वो शहरी विकास मंत्री थे तब भी यहाँ पर आए, विधायक के रूप में भी आए, और जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे तब भी यहाँ पर आए। तो हमने उनसे मुख्य समस्या जो हमारी रोड की समस्या है, इसमें रोड नहीं होने से, जैसे रोड से ही शिक्षा भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है और गांव का विकास भी होता है। जैसे रोड होगी तो यहाँ लोग शिक्षित होंगे तो सरकारी नौकरी में लगेंगे। रोड नहीं होने से यहाँ के जो छात्र हैं वो हाई स्कूल करते हैं, कोई विद्यालय छोड़ देता है, कोई जिसका रहने की सुविधा काला ढूंगी में, हल्द्वानी में वो पढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल परेशान होकर कहीं रहता है कमरा लेके, तो उसके बाद विद्यालय को छोड़ देता है। पुराने समय में हमारे गांव में कुछ लोग सरकारी सेवा में थे जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद सन 72 के बाद हमारे गांव में एक भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो है रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए 2007-8 में PMJSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारे जो पूर्व प्रधान श्रीमान जीवनलाल जी थे, उनके द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया और यहाँ पर सर्वे भी हुई, 2 बार नहीं 3-4 बार हुई। उसमें फॉरेस्ट की तरफ से बीट अधिकारी से लेकर DFO तक इसमें पूरी रिपोर्टें लगी। उसके बाद DFO के पास जब ये रिपोर्ट गई भूमि हस्तांतरण के लिए, तो उस समय नसरीन जहाँ DFO थी, उनके द्वारा उसमें रिपोर्ट जो है लगाई गई कि जनहित में ये कार्य को होना भी चाहिए, वैसे ही हाथी कॉरिडोर भी है। उसी दौरान उनका ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर नई हमारी प्रभागीय वनाधिकारी नेहा वर्मा जी आई, उनके द्वारा हाथी कॉरिडोर, वन्य जीव को नुकसान और वन संपदा को नुकसान को दिखाते हुए उसमें आपत्ति लगा दी गई, जिसमें PMJSY की रोड का जो प्रस्ताव था वो निरस्त हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा रोड पड़ता है नैनीताल देवीधुरा धापला मार्ग, जो है ये पूर्व में ही इसका प्रस्ताव दिया गया था। देवीधुरा धापला मोटर मार्ग जो SCP से बनना था, ये लगभग 6 किलोमीटर। इसकी सर्वे की गई। सर्वे में जो PWD के जो अमीन होते हैं उनके द्वारा इसमें गलत रिपोर्ट लगा दी गई, जिससे प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके बाद जब मैं प्रधान बना पिछली बार 2019 में, 2021 में मैंने जो है इसकी पैरवी दोबारा करी और नए सिरे से इसको बीट अधिकारी से लेकर वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक तक इसकी रिपोर्ट लगा के शासन को भेजी। उसके बाद ये प्रस्ताव लगभग पास भी हो गया था और भूमि हस्तांतरण के लिए जगह नहीं मिल पाने के कारण अभी तक जो है वृक्षारोपण नहीं हो पाया, जिससे देवीधुरा धापला मोटर मार्ग जो नैनीताल को लिंक करता है, फतेहपुर को लिंक करता है, तो वो भी अभी भी उसमें जो है ब्रेक लगा हुआ है। और दूसरा, उसके बाद जिलाधिकारी के पास में थका हारा हुआ गया। उसके बाद मैंने एक ऐसी व्यवस्था बने या झूला पुल बने या रोपवे बने जिससे बरसात में हम निकल सकें।
नदी पार कर सकें, गर्भवती महिला को ले जा सकें, गंभीर बीमार व्यक्ति को ले जा सकें। उसके लिए हमने कई तरह की इसमें कोशिश की। वंदना सिंह जो हमारी जिलाधिकारी थी, उनके द्वारा हैंड रोपवे 32 लाख की लागत से यहाँ पर स्वीकृत किया गया। उसका टेंडर भी हो गया था, काम शुरू हो गया था। तो वन विभाग के जो वन दरोगा और वन बीट अधिकारी आए, उनके द्वारा काम रुकवा दिया गया। फिर हम डीएफओ साहब के पास गए, उनने हमको वर्बली कहा कि काम कर लो, लेकिन एसडीओ और वन क्षेत्राधिकारी जो थे, उनके द्वारा ये काम रुकवा दिया गया। उन्होंने कहा कि डीएफओ अगर आपको परमिशन दे रहे हैं तो हमको रिटर्न में वहाँ से कागज़ ला के दीजिए आप, उसके बाद होगा। लेकिन डीएफओ साहब ने बोला ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, ये तो शासन स्तर का है। फिर हमने दोबारा से उसकी जो भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया उसमें की है और वो कार्य गतिमान है। अभी होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल इसकी जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। और रोड नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ चरमरा जाती है। हमारे शिक्षक जो है वो टाइम पर नहीं आ पाते हैं, और टाइम पर नहीं आने से पढ़ाई व्यवधान होती है। व्यवधान होने से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और वो अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एनएम सेंटर के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग को कहा था। मैंने ये जनजातीय आयोग को भी पूरे लेटर लिखे थे, उनके द्वारा सारे विभागों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये हमें इसकी रिसीविंग दी गई है। तो उसमें मानक ये है कि कोई भी एनएम सेंटर वो 3000 की जब पॉपुलेशन में बनता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन लगभग हमारी 800 से 900 है। तो उस मानक में भी ये नहीं आ पाया, जिससे जो है यहाँ पर एनएम सेंटर का निर्माण नहीं हो पाया। अब फॉरेस्ट कहती है कि फॉरेस्ट है, यहाँ पर रोड हम नहीं बना देंगे। मैं कई आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखा दूँगा, जैसे क्यारी गाँव है रामनगर का, वो भी फॉरेस्ट है, वहाँ पर पक्की रोड बन गई है। यहाँ पर बसानी गांव है, चौंसला है, मिठावला है, इससे भी बैकवर्ड गांव थे, ये सब रोड से जुड़ चुके हैं। लेकिन धाबला ही ऐसा गांव है जो आज तक रोड से नहीं जुड़ पाया। रोड नहीं होने से हम लोग खेती में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे टमाटर उगाते हैं, फल फ्रूट उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं, तो मार्केट नहीं पहुंच सकती है। अभी ये निहाल नदी आ जाएगी, हमारे वहाँ जैसे शरीफा है या टमाटर की खेती है, वो भरपूर मात्रा में होती है। तो उसको रोड नहीं होने से सही जगह, सही मानक और सही मंडी नहीं मिल पाती है, जिससे गाँव वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है। लेकिन हमारे देश में डबल इंजन की सरकार है और विधायक को हमने हर चीज़ से रूबरू कराया है और सांसद जी को कराया है और कई हमने पत्राचार भी किए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास कार्य सरकार के द्वारा एक भी इकाई विकास कार्य की स्थापित नहीं की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी ये मेन सड़क है जो जिसमें हम चलते हैं 1 किलोमीटर की, ये तक पक्की नहीं हो पाई। एससीबी में हमने इसका एस्टीमेट दिया था, सारी कार्रवाई हमने करी, शासन स्तर तक, वो सचिवालय तक वो फाइल पहुंची, उसके बाद वहाँ से एससीबी का पैसा भी नहीं आया, जिससे मेन रोड नहीं बन पाई हमारी। अभी हमने नाबार्ड से 1.5 किलोमीटर नहर स्वीकृत कराई है, जिसका काम पूर्ण होने वाला है, और 2 किलोमीटर नहर हमारी जो सिंचाई की है अभी फिर प्रस्तावित है। तो हमने अपनी तरफ से भरपूर जितना ग्राम प्रधान कर सकता है पूरा प्रयास किया है, लेकिन सरकार ने हमारी उपेक्षा करी है और सरकार से आप नाराज़ भी हैं, विधायक से भी नाराज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह इसका समाधान हो। आगामी चुनाव, हमारा चुनाव भी आने वाला है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम अपने जो हमारा इस 5 महीने कार्यकाल में कार्य करेगा उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को हम वोट देंगे। ये हमारा मेन वो रहेगा प्रयास ग्राम सभा की तरफ से। पलायन की क्या स्थिति है? जैसे आपने कहा कि 800 से 1000 लोगों के बीच में यहाँ रहते हैं, तो कितने लोग बाहर कमाने जा चुके हैं यहाँ से? यहाँ पर पलायन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद माना अब मेरा ही बच्चा है, वो यहाँ पढ़ता है, पढ़ाई की स्थिति ख़राब है, कल को मुझे इसको पढ़ाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जैसे कोई महिलाएं, प्रसूति महिलाएं होती हैं, वो नदी आ जाती है तो वो 1-2 महीने पहले ही यहाँ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात का सीज़न है, गाड़ी का आवागमन, गाड़ी आती भी है तो रोड इतनी ख़राब है कि प्रसूति महिला को ले जाने लगे रोड है ही नहीं हो। अगर आप ठंडियों में भी जाते हैं, गर्मियों में भी, तो रोड इतनी उबड़ खाबड़ होती है कि प्रसूति महिला वहाँ जा ही नहीं सकती है। तो उस वजह से वो लोग पलायन करते हैं। उसके बाद जो लोग शिक्षित होता है, थोड़ा सा शहर में कमाने लगता है, वो भी पलायन हो जाता है यहाँ से। हमारे गांव में जितने भी सरकारी पोस्ट में लोग इससे पहले रहे हैं, उनने पलायन करके अपना आशियाना इधर उधर बना लिया है। और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी बाहर अपना कहीं पर जगह लेकर के यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य अनीता आर्या मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ सड़क ना होना कितना बड़ा श्राप इस गाँव के लिए है। क्या कहेंगी इस पर?
मैं ये कहूँगी मैम, जैसे कि अभी हमारे ग्राम प्रधान जी ने जो अभी है उन्होंने बताया, और हमारे पूर्व प्रधान जी ने भी बताया इस गांव के बारे में, और यहाँ के ग्रामवासियों ने भी काफ़ी कुछ बातें कही। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तो मुझे लगता है कि हर गाँव में उसकी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक भी है। तो ये मूलभूत सुविधाओं से ये गाँव जो है वंचित है। तो मुझे लगता है कि ये गांव वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके पास ना ही कोई सड़क सुविधा है, ना ही इनके पास स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा है, और ना ही जो बच्चे हैं यहाँ पर जो स्कूल है प्राइमरी और जूनियर तो है यहाँ पर, लेकिन जूनियर लेवल के बाद जो बच्चा है उसके बाद कहाँ पढ़े, उस बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होती होगी कि 10 के बाद हाई स्कूल की परीक्षा के बाद वो सोचता होगा कि मैं मतलब अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं है दूसरे शहर में जहाँ से वो पढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे की मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी कि वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकेगा। अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आगे कुछ करना चाहता है, तो ये अवसर भी उसे लगता होगा कि शायद मैं ये अवसर ना पा पाऊँ या ना मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो ये गांव की बहुत बड़ी दुविधा है कि सड़क ना होना, और इस सड़क के लिए जो है काफ़ी, जैसा प्रधान जी ने बताया कि काफ़ी बार जो है प्रयास किया जा चुका है, सड़क स्वीकृत भी हुई है, लेकिन कई बार जो है स्वीकृत होने के बाद भी फॉरेस्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई जाती है। अभी मैंने भी कई बार इसे जिला पंचायत अपनी बैठक में, और हमने BTC बैठक जो होती है या जिला पंचायत के माध्यम से कई बार हमने भी इसमें प्रस्ताव भेजा कि सड़क के लिए धापला जो गाँव है केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है कालाढूंगी से, तो ये मोटर मार्ग PMGSY में स्वीकृत भी हुआ, लेकिन फिर इसमें फॉरेस्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। तो ये गांव वालों के लिए यातायात, क्योंकि सड़क जो है एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो सड़क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी, अगर जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो है यहाँ पर जो अपना ही जो ये रोज़गार करते हैं, ये खुद ही अपने रोज़गार पर डिपेंड हैं, दूसरी जगह ये काम के लिए भी जाए तो भी इन्हें सड़क चाहिए। तो ये अपने गाँव में जो काम करते हैं, जो भी ये फल सब्जी जो भी उगाते हैं, तो उसे इन्हें आगे भेजना भी है, तो ये कैसे भेजें, इनके पास माध्यम ही नहीं है। और बरसात के टाइम में तो 3 से 4 महीने लगभग लगातार ये सड़कें जो है निहाल, जो 2 नाले आते हैं बीच में, निहाल नदी से पार को कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। और हमने रोपवे के लिए भी काफ़ी बार इसमें कहा गया कि आप अगर सरकार से कि अगर आप जो सड़क है अगर वो स्वीकृत नहीं हो पाती है तो आप थोड़ा सा जो गांव वाले हैं उनकी बरसात में जो आने जाने के लिए एक रोपवे बनवा दीजिए। रोपवे भी स्वीकृत हुआ, लेकिन उस पर भी रोक लग गई फॉरेस्ट के द्वारा। तो मैं यही कहूँगी कि जो गांव वाले हैं उनकी समस्या को देखते हुए हमारे विधायक जी या जो सरकार है उसको यहाँ पर जो है यहाँ के जो गांव वालों की समस्या है इसका समाधान निकालना चाहिए, सड़क से गांव को जोड़ना चाहिए। यदि सड़क हो जाएगी तो सारी इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सड़क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए और इनकी आवश्यकता भी है। बस इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। तो महिलाएं जो हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के बारे में तो हमने जान लिया कि किस तरीके से उन्हें ले जाया जाता है, तो क्या चूल्हे में ज़्यादातर यहाँ पे खाना बनता है या सिलेंडर की किस तरीके से व्यवस्था होती है? सिलेंडर भी यही है कि सिलेंडर के लिए भी यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आता जो होगा वो ये जो लाते होंगे वो कालाढूंगी से ही इनको प्राप्त होता होगा। यहाँ पर तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, ढोकर उसको लेकर आओ ऐसी रोड, अपनी ही सुविधा से जो भी है जैसे भी लाएंगे। नहीं तो वही कि चूल्हा ये लोग ज़्यादातर यहाँ पर जो है चूल्हे ही गांव में जलाया जाता है, तो चूल्हा जलाकर ये लोग अपना जो खाना पकाते जो भी काम करते हैं चूल्हे के द्वारा ये करते हैं। डबल इंजन सरकार को क्या कहोगे आप, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोग सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति यहाँ पर है, तो डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से दावे वादे करती थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हर घर में नल होगा, चलो यहाँ पानी की समस्या तो नहीं है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लेकिन रोड की जो इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर है इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगी जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा में इसको शामिल भी किया था और आया भी था कि सड़क जो है यहाँ पर बनाई जाएगी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो डबल इंजन की सरकार से मैं यही कहूँगी, देखते नहीं है ना जी, वही इसमें फिर बाद में कोई कार्रवाई, बस कहा गया कि शामिल किया गया इस रोड को, लेकिन फिर यह है कि बाद में उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको देखने ही नहीं आया कि मतलब जो कहा गया वो हुआ है कि नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो हर गल मतलब पानी और बाकी इनको ये गांव वालों का भी कहना है कि हम बाकी सुविधाएं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें जो है सड़क जो है जो इनकी मूलभूत जो ज़रूरत भी है वाकई में एक इनको जोड़ने के लिए शहर से जो इनकी आवश्यकता भी है, तभी ये लोग जो है आगे अपना विकास भी कर पाएंगे। काफ़ी ये गांव 1890 का बना हुआ गांव है, तो 1890 से अगर हम आज की स्थिति देखें तो इस गांव की स्थिति थोड़ा तो बेहतर होनी चाहिए थी। तो सड़क तो मतलब जो मूलभूत जो इनकी सुविधा है सड़क तो होनी ही चाहिए थी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि गांव वाले की समस्या का निदान किया जाए जल्द से जल्द, और कुछ जो भी इनके लिए सड़क से संबंधित जो भी समाधान जो हो सकता है सरकार के द्वारा वो किया जाए। बस धन्यवाद, शुक्रिया।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार। इनसे बात कर लेती हूं और जानती हूं कि किस तरीके की समस्या ये यहाँ इस क्षेत्र में देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक क्या कुछ काम यहाँ के लिए किए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या कुछ समस्या आप देख रहे हैं ये बताइए पहले। मैम सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 की आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और गांव की समस्याओं को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ की इतनी समस्याएं हैं कि अवगत कराने के बाद भी कोई भी यहाँ पर अभी तक आए नहीं है। आप लोग हैं, आपका धन्यवाद। अब समस्या वाली बात है तो मैडम देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेन जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तभी होगा जब गांव में आने जाने की जो सुविधाएं होंगी। यहाँ की जो मेन समस्या है वो है सड़क की। गांव जो है ये मेन कालाढूंगी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, जहाँ पर आने के लिए आज तक आपका जो है 1890 का ये बसा हुआ गांव है और आज तक यहाँ पर कोई जो है सड़क की सुविधा नहीं है। इस गांव में रास्ते में जो जंगल के बीच से रास्ता आता है उसमें जो है 2 नदियाँ पड़ती हैं। नदियों के ऊपर कोई पुल नहीं है। बरसात में जो है 4 महीने तक इस गांव का जो संपर्क है वो शहर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है, जिसमें इस 4 महीने में जो भी यहाँ के जो किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ के जो किसान हैं यह जो हैं कृषि पे ही आधारित हैं, खेती कर रहे हैं और उसके बाद अपना गुजारा करते हैं। हाँ, तो अब 4 महीने तक पूरा संपर्क टूट जाता है तो ये लोग अपने यहाँ से ना अपने फसल को बाज़ार तक, मंडी तक ले जा पाने में असमर्थ रहते हैं, तो इसलिए उनको जो है उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ये भी इनकी समस्या है। दूसरा, जो 4 महीने के अंदर अगर कोई किसी को, जो चाहे वो महिला है, गर्भवती महिला है या फिर जो कोई गंभीर बीमारी से अगर यहाँ कोई स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है तो उसके लिए उन्हें जो है कालाढूंगी जाना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब इनको जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जंगल क्रॉस करके आ जाते जी। और दूसरा क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था वाली बात है, तो जैसे यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है और एक जूनियर हाई स्कूल है। उसके बाद अपनी शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जाना शहर पड़ेगा। रास्ते में 10 किलोमीटर का जंगल है, बच्चे अकेले जा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए लोगों को जो है यहाँ से अपना गाँव छोड़ना पड़ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत पहले यानी कि 1950 का ये बसा हुआ गाँव है, 1890 का, तो कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, तो कितनी उम्मीदें टूटी हैं लोगों की। देखिए, सरकारें आती रही, जाती रही और विधायक यहाँ जो भी हैं केवल वोट बैंक के लिए, अपना जब यहाँ पर कोई जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं तो उस समय यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके लिए ये काम करेंगे। उसके बाद जो है कोई यहाँ की सुध नहीं लेता है, क्योंकि एक तो जो गाँव है मैडम अनुसूचित बाहुल्य गाँव है। अब या तो फिर ये दुर्भाग्य है गांव वालों को कि अनुसूचित बाहुल्य गाँव है, तब या तो इसकी अनदेखी की जा रही है, हो सकता है। और दूसरा, अब जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति करती है। यहाँ पर जो है 700 से जो है 1000 के आसपास की यहाँ पे आबादी है, तो या तो वो ये सोचते होंगे कि यार यहाँ कम वोट हैं इसलिए हम यहाँ जाए ना। मतलब जिन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए अभी भी वो भेदभाव वाली स्थिति यहाँ बनी हुई है, उठ नहीं पा रहे। बिल्कुल। देखिए, अगर सोचने वाली बात है तो गांव वाले तो यही सोचने पे मजबूर होंगे ना कि लास्ट में यही सोच। हाँ, वरना फिर ऐसा और क्या कारण है, क्योंकि इसके अलावा और भी गांव हैं जो रास्ते में मतलब जिनका रास्ता जो है वो वन भूमि से होकर जाता है, वो सब जगह जो है पक्के रास्ते बन चुके हैं। अभी आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत जो है सारे गाँव में जो 500 से ऊपर की जो आबादी है, हर गांव में जो है पक्की सड़कें बन चुकी हैं। देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव है, एक बार फिर से लोग उम्मीद कर रहे हैं, फिर से लोग उम्मीद करेंगे भी, क्योंकि सड़क तो चाहिए। इस बार चुनाव में क्या रिजल्ट मिलने वाला है सरकार को? देखिए मैडम, हमारा जो है अभी मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, मेरी मैडम जो है यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है, तो हमारे जो अंडर में जो आते हैं अभी 16 गांव हमारे अंडर में आते हैं, तो उसमें से एक गांव ये भी है। तो अब मैडम के साथ मैं सब सारे गाँवों में मैं जाता हूँ, तो एकमात्र यही गांव ऐसा है जहाँ पर को मतलब आज तक सड़क की सुविधा नहीं है। तो अब विधानसभा प्रत्याशी जो भी हैं इस समय यहाँ आ रहे हैं, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि हम तभी मतलब उसी प्रत्याशी को हम लोग जो है अपना समर्थन देंगे या वोट देंगे जो हमारी इन समस्याओं को पहले जो है शुरुआत कर सके, क्योंकि मैडम पहले चुनाव से पहले तो हर कोई बोलता ही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कोई नहीं आता है। इतने समय का कार्यकाल हो चुका है बंसीधर भगत का, तो अभी तक तो शायद यहाँ पे मुझे लगता है हो जाना चाहिए था। बिल्कुल मैडम, जो बंसीधर भगत जी हैं जो हमारे विधायक हैं यहाँ के माननीय, वो लगभग जो है 35 सालों से वो विधायक में हैं और उसके बाद भी वो कई महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे हैं, वन मंत्री भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर को मेन जो है जो फॉरेस्ट का ही मामला इसमें आता है, फॉरेस्ट ही इसमें बार बार रोक लगाती है। अभी जो है कई मुश्किलों के बावजूद यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो अभी पूर्व ग्राम प्रधान हैं, वर्तमान तो अभी नए आ गए हैं, तो पूर्व ग्राम प्रधान ने और उससे भी पूर्व जो प्रधान है उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो अभी जो है जिला योजना से एक पुल जो है यहाँ पर को 32 लाख के लागत से जो है वो स्वीकृत हो गया था आपका हैंड रोप पे। तो उस हैंड रोप पे का कार्य भी जो है वो चालू कर दिया था
उसका टेंडर वगैरह सब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी जो है फॉरेस्ट ने फिर रोक दिया है। तो गांव वालों को एक आस मतलब एक जगी थी, एक उम्मीद की बरसात में 4 महीने हम लोग मतलब आर पार हम जा सकते हैं तो हमें कोई सुविधा मिलेगी, लेकिन वो भी जो है रोक दिया है। तो उससे भी जो है गाँव वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अपना नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? पीताम्बर। कितना ज़रूरी है इस गांव में सड़क का पहुंचना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है, क्या समझते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है, रोड मेन ये है, रोड बन जाए हमारी। इतनी दुख तकलीफ होती है गांव में, कहाँ ले जाते हैं मरीज को, है नहीं। अगर हमारी रोड सही होगी तो उसको एकदम ले जा पाएंगे हम। ये बरसात के दिन है, ऐसे रास्ते हो रहे हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहाँ ले जा पाएंगे उसे हम ना। और रोज़गार के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोग पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। रोज़गार भी क्या है, यहाँ तो ऐसी है, बस रोज़गार में भी जाना है तो ऐसी लुढ़कते फुड़कते नाले से जाना है, वो ऐसे ही आना है। रास्ते में हाथी का अलग खतरा है, ये मौत में मोह रहना है बस यहाँ पे ये है। अपना नाम बता दीजिए। अरे राम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रोड नहीं है यहाँ? हाँ, रोड ही नहीं है यहाँ, आने जाने के लिए समस्या ऐसी है, कोई दुख तकलीफ हो गए पीठ में रख के ले जाने पड़ते हैं, यही परेशानी है। और उम्र निकल गई आपकी, लग रहा है उम्र निकल गई, इंतजार करते जी उम्र निकल गई। अगर रोड आ जाएगी तो कितनी ज़्यादा खुशी होगी आपको? बहुत खुशी होगी, बहुत ही खुशी होगी। उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कभी सुनेगी? अब क्या पता, सरकार का तो कोई पता नहीं है, अपना काम हल करके जाते हैं। हाँ हाँ ऐसा करेंगे, हाँ वैसा करेंगे, आखिरी में कुछ भी नहीं करते हैं, बस यही है सर। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम महेशचंद आर्या है। यहाँ गांव में आप रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं गांव की, और कितनी बार आपने वोट भी दे दिया होगा? यहाँ आपने देखा होगा कि लोग वोट मांगने भी आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन फिर भी वैसी की वैसी समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी स्थिति तो मतलब ये है कि लगी रहती है, स्थिति एक नहीं कई स्थितियाँ हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं आप सबको। क्या कहते हैं, मेन अगर लिया जाए तो हमारा रास्ता है जिसके कारण हमें इसका सामना करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर तक हमारा जो है पैदल का रास्ता है जी। और उस दौरान जैसे हमारे कहीं बच्चा कोई जाता है, जैसे दिहाड़ी है, मजदूरी है, कोई भी चीज़ को लेकर के आप चल सकते हैं जैसे कि, तो हमको वहाँ जाना पड़ता है, तो हमको जंगल का सामना करना पड़ता है जी। तो इसके साथ साथ कई बार एक तो हमारे साथ अचानक एक भेड़ भी हुई है, हाथी के साथ भेड़ हुई है, शेर के साथ भेड़ हुई है। जैसे कि मतलब अगर हमारे साथ ऐसा हो सक रहा है, कल के दिन हमारे बच्चे आते हैं स्कूल, तो उनके साथ क्या होगा बताइए, आप बताइए। बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जान माल का भी नुकसान है बहुत। अगर जंगली जानवर इस तरीके से अटैक करेंगे तो जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी, पहली बात। और दूसरी बात हमारी निहाल नदी जिसको लेकर हम इतने परेशान हैं। हम कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा या सुना होगा, कई बार हमारी गाड़ियाँ बह जाती है, और जैसे हमारे बच्चे स्कूल के जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी चक्कर से कभी कभी इन लोगों का जो है, हमारे बच्चों का स्कूल का भी छुट्टी हो जाती है, तो उधर से भी डांट खाना पड़ता है, उधर से भी डांट खाना पड़ता। मतलब कुल मिला के ये हो जाता कि धोबी का कुत्ता एक ना घर का ना घाट का जी। ये स्थिति है जी। अपना नाम बता दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? अब आप देखिए कितने सालों से आप ये चीज़ देख रहे हैं और अभी तक भी इसका हल नहीं निकला है, चाहे कांग्रेस आई चाहे भाजपा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सभी देख रहे हैं। अब यहाँ हमें तो इसी की परेशानी है, रोड की ज़्यादा, रोड की समस्या ज़्यादा है हमको इनके ऊपर जाने के लिए। इसी की समस्या हमको जब बहुत ज़्यादा है, रोड पहले चाहिए हमको, आने जाने की तो सुविधा तो हो जाएगी। सरकार सुनेगी इस बार? सरकार तो कहती है हाँ बना हाँ कर, फिर हो गया वो कहते रहे रहते गया, कहाँ बता रहे रोड, कहाँ बनता है रोड, नहीं बनता रोड। अपना नाम बता दीजिए। मेरा गोविंद राम नाम है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या आपको लग रही है? रोड तो है, फिर सबसे ज़्यादा समस्या मेन चीज़ तो ये रोड की है जी। अगर रोड हो जाएगी तो सारी सुविधाएं हो जाएंगी, है जी। अब क्या कब बनेगी क्या बनेगी कोई पता नहीं है रोड का। हम तो यही चाहेंगे कि रोड जल्दी बन जाए, हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाए। अब रोड का क्या है, कब बनती है क्या नहीं, कोई पता नहीं इसका। कि जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है कि हाईवे बन रहा है, रोड्स बन रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची, किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इतने दूरस्थ गांव में आए और यहां के लोगों का हालचाल आपने जानने का प्रयास किया। ये सबसे बड़े दुख की बात है कि धापला जो केवल 10 किलोमीटर दूरी पर है कालाडूंगी से, और बहुत बड़ा घना जंगल से होते हुए गांव बसा है। 1890 का बसा हुआ गांव आज तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सरकार, जो लोगों का वोट तो लेती है और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उसके बाद जब उसको देने की बात आती है तो लोगों को केवल झुंझुना पकड़ाया जाता है, वोट के समय पर केवल गुमराह किया जाता है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करने से नहीं होता है। आपने अपनी घोषणा में भी इसको रखा था, लेकिन उसके बाद आपकी घोषणा कहाँ है? आपकी घोषणा की अखबारों की कटिंग हम आपको भेज देंगे, जिनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धापला मोटर मार्ग का निर्माण हम करवाएंगे। PMGSY से यहाँ सर्वे होता है, PWD से सर्वे होता है, बार बार सर्वे करवाते हैं। चुनाव से ठीक पहले सर्वे कराया जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और 35 साल से इस क्षेत्र में यहाँ के विधायक हैं बंशीधर भगत जी। 35 सालों से उन्होंने क्या किया इस गांव के लिए? इस गांव के लोगों की आह लगेगी, उनको इस गांव के लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। जिस लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपको लोकतंत्र में आपको जिताया, आपको सत्ता तक पहुंचाया, उनकी शुद्ध लेने का आपको समय नहीं है। आप तो रह रहे हो बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कोठियों में। यहाँ के गरीब मजदूरों का हाल कौन जानेगा? इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी भी समय है आपके पास, वरना आपका जो पाप का घड़ा है वो भर गया है। 6 महीने का कार्यकाल आपका बचा हुआ है। अगर इससे पहले आप यहाँ रोड पहुँचा देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहुँचाते, पूरे प्रदेश भर में हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप किसी गाँव को उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का काम कर रहे हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के गाँव को, स्पेशल गाँव को आप वंचित करने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और गांव-गांव जा कर के आपकी जो नीति है, आपका जो नियत है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसको बताने का काम करेंगे, ताकि आपकी सरकार दोबारा वो ना आ पाए। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि गांव के लोगों का काम होना चाहिए, गांव में विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। केवल बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप आम गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक आप आम गरीब लोगों तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इस तरह की जो निकम्मी सरकारें हैं, भले वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, हम किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन हम जो काम करेगा धरातल पर हम उसका समर्थन करेंगे। और अगर जो काम नहीं करेगा, जो केवल वादे करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। विकास का मतलब सिर्फ बिजली, पानी, राशन नहीं है, सड़क भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं कि किसी गांव में सड़क पहुंचाई जा सके जिसकी वजह से किसी का बच्चा बारिश में भी स्कूल पहुंचे और पढ़ाई में उसे असुविधा ना हो, तो फिर नालत है। ऐसे ही गांव में आज हम पहुंचे थे। आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी, किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण त्रस्त हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना इस गाँव में करना पड़ रहा है। जंगली जानवरों के खतरे की बात करूँ, चाहे सड़क ना होने की बात करूँ, गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अस्पताल ले जाया जाता है उसकी बात करूँ, तो आपने अच्छे तरीके से सब कुछ सुन लिया है। ये न्यूज़ 31 की एक नई पहल है। अगर आपको ये वीडियो, हमारा खास प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें एक नई उम्मीद मिलती है। तो ऐसे ही नए नए गाँव में हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने या फिर जो भी सरकार यहाँ रही है, कितना विकास यहाँ पर किया है। तो ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31।